कहाँ तक हो गया था? बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन ना, बफर सॉल्यूशन लिखो। द सॉल्यूशन which resist change in pH on adding small amount of acid or base। ये बफर सॉल्यूशंस क्या है? एक ऐसा सॉल्यूशंस जो अपने पीएच चेंज नहीं होने देगा जब हम उसमें छोटा मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस मिलाते हैं। अगर मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर मान लो कि इस कंटेनर में मेरा एक बफर सॉल्यूशन है, अगर इसमें हम थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एसिड मिलाएं या थोड़ा सा अमाउंट ऑफ बेस मिलाएं तो इसके पीएच में कोई चेंज नहीं होगा। ये अपने पीएच चेंज को रेसिस्ट करेगा, रोकेगा। ऐसे तो एक मान लो कि एक सॉल्यूशन है, अगर उसमें एसिड मिलाएंगे तो उसका पीएच घटना चाहिए, अगर उसमें बेस मिलाएंगे तो पीएच बढ़ना चाहिए। बट ये बफर सॉल्यूशंस क्या है? बफर सॉल्यूशन अपने पीएच चेंज नहीं होने देगा जब हम उसमें थोड़ा अमाउंट एसिड मिलाएंगे और थोड़ा अमाउंट ऑफ बेस मिलाएंगे। अगर बहुत ज्यादा मिला देंगे तो चेंज हो जाएगा, इसलिए मैं लिखा हूं स्मॉल अमाउंट। समझ रहे हो? स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस मिलाएंगे तो उसके पीएच चेंज नहीं होने देगा। ये जो बफर सॉल्यूशंस है अपने पीएच चेंज को रेसिस्ट करेगा, अपोज करेगा। तो बफर सॉल्यूशंस क्या होता है, समझ में आ गया? अब लिखो टाइप्स सर ऑफ। रिएक्शन तो कंप्लीट होगा ना सर? क्या बट रिएक्शन तो कंप्लीट होगा। रिएक्शन? देखो ना, उसका मैकेनिज्म बताऊंगा। पहले पहले ये डेफिनेशन समझा या नहीं, बफर सॉल्यूशंस क्या होता है। फिर उसके बाद लिखो टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशंस। टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशंस, दो तरह का सॉल्यूशन होता है। एक को बोलते हैं एसिडिक बफर, एसिडिक बफर। एसिडिक बफर मेनली इट इज a mixture of weak acid plus salt of this weak acid। इसी weak acid का salt होना चाहिए। मतलब क्या मैं बोलना चाहता हूं, इसको समझे। अगर मैं एसिटिक एसिड लेता हूं, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, तो इसी एसिटिक एसिड का सॉल्ट लेना पड़ेगा। मतलब CH3COO माइनस Na, दिस इज द सॉल्ट ऑफ दिस वीक एसिड। इसी तरह और एग्जांपल देखो, इसको आप चाहो तो इस तरह से भी लिखा रह सकता है, एक ही बात है, ये भी तो ऐसा ही है। वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ दिस वीक एसिड, या वीक एसिड या इसका कंजुगेट बेस। ये कंजुगेट बेस ही हुआ ना। और एग्जांपल देखो, जैसे एसियन एक वीक एसिड है, तो इसी का सॉल्ट लेना पड़ेगा आपको, NaCN। अगर कोई दूसरा सॉल्ट लोगे तो वो बफर सॉल्यूशंस नहीं बनेगा। या इसको आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो,
ACN प्लस CN माइनस इस कंजुगेट बेस। क्या ये बफर सॉल्यूशंस है बताओ? इज इट ए बफर सॉल्यूशंस? क्या ये बफर सॉल्यूशंस है? ये बफर सॉल्यूशंस नहीं है। इसी वीक एसिड का सॉल्ट लेना पड़ेगा तभी वो बफर सॉल्यूशंस बनेगा। तो ये बफर सॉल्यूशंस है, ये बफर सॉल्यूशंस नहीं है। चलो लिख लो ये सब। फिर उसके बाद लिखे दूसरा बेसिक बफर। बेसिक बफर तो इसमें क्या होगा देखो, वीक बेस और इसी का सॉल्ट होना चाहिए, सॉल्ट ऑफ दिस जैसे देखो एग्जांपल NH4OH और इसी का सॉल्ट होना चाहिए NH4Cl। हाँ, इसी वीक बेस का सॉल्ट है। आपको ये समझ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम एक्वस अमोनिया भी लिख सकते हैं, एक ही बात है ये। एक्वस अमोनिया हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो, सेम। या देखो इसको हम चाहें तो इस, रिपीट कीजिए हाँ क्या सर, थोड़ा रिपीट कीजिए, वो समझे नहीं। मैं बोला ना, यहां पर कहीं लिख लेना इधर कि एक्वस अमोनिया इज इक्विवेलेंट टू NH4OH। या इसके जगह पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो NH4OH और इसका कंजुगेट एसिड, दिस विल आल्सो एक्ट एज ए बफर, बेसिक बफर सॉल्यूशंस। ये क्या है, वीक बेस है और ये इसका कंजुगेट बेस है, कंजुगेट एसिड है। तो एसिडिक बफर क्या होता है, बेसिक बफर क्या होता है, मैं आपको बता दिया। जैसे देखो ये, क्या ये बफर सॉल्यूशन है बताओ मुझे? विल दिस एक्ट एज ए बफर? ये बेस और ये इसका कंजुगेट एसिड होगा ना, तो ये दोनों मिलकर एक बफर बनाएगा, बेसिक बफर। और ये वीक बेस है, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव बताए ना, तो ये भी एक बफर होगा। या इसको हटाकर Cl लगा दूं अगर दिक्कत है तो सॉल्ट बन जाएगा। चलो लिखो इसको। फिर उसके बाद लिखो, ये हो गया तो मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक बफर। मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक बफर, मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक बफर। इसको समझिएगा, बफर कैसे काम करता है, कैसे पीएच चेंज को रेसिस्ट करता है, यहां से समझ में आएगा।
mechanism of acidic buffer. यही एग्जांपल लेता हूं, एसिडिक एसिड और इसका सॉल्ट। ये क्या होगा, देखो एसिडिक एसिड ये इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेगा, और ये जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, देखो ये जो सॉल्ट लेते हैं ना, इसका मेन काम क्या होता है, इस सॉल्ट का मेन काम होता है एसीटेट आयन को, जैसे ये दोनों समझो कि ये दोनों को हम एक कंटेनर में रख दिए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना, एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन मतलब दो डिफरेंट पॉइंट पर, इस कंटेनर में इस पॉइंट पर एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन और इस पॉइंट पर एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होगा, सब जगह तो सेम होगा ना। तो इस सॉल्ट का मेनली क्या काम होता है, एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन कर रखता है। क्या इस सॉल्ट का क्या काम रहता है, टू मेंटेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन। देखो अब देखो हम क्या कर रहे हैं ना, थोड़ा सा एसिड मिला रहे हैं इस कंटेनर में, ये दोनों मिला दिए, ये दोनों मिला दिए, एसीटेट आयन भी है, H+ भी है, Na+ भी है। अब हम क्या कर रहे हैं ना, एसिड मिला रहे हैं, एसिड मिलाना मतलब H+ मिलाना। अगर एसिड मिलाएंगे तो क्या होना चाहिए, क्या होता है ना, एसिड मिलाने पर मतलब H+ मिलाने पर रिएक्शंस बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना शुरू कर देता है। अगर मिलाया हुआ एसिड H+ रहेगा तभी तो पीएच में चेंज होगा, बट ये जो बफर सॉल्यूशंस है, बफर सॉल्यूशंस क्या करता है, अगर आप एसिड मिलाओगे तो क्या होगा, रिएक्शंस बैकवर्ड डायरेक्शंस में शिफ्ट करना शुरू कर देता है, जिसके कारण H+ क्या होता है, H+ कंज्यूम हो जाता है, H+ काउंटर बैलेंस हो जाता है, इस कारण इसके पीएच में चेंज नहीं होता है। अगर हम बेस मिलाएंगे मतलब OH- मिलाएंगे, OH- मिलाएंगे तो रिएक्शंस आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना शुरू हो जाता है। इसका तो कॉन्सेंट्रेशन तो हम मेंटेन कर रखे हैं, इस रिएक्शंस को क्यों हम लोग लिए हैं, टू मेंटेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन। इसके कॉन्सेंट्रेशन में आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर हम बेस मिलाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा OH- हम लोग ऐड कर रहे हैं, ऐड करने से रिएक्शंस क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, जिससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा H+ बनेगा और उस एडेड OH- के साथ रिएक्ट कर क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज कर देगा मतलब पीएच में चेंज होने नहीं देगा। ये समझ रहे हो, समझ रहे हो। चलो मैं इसको लिखा देता हूं आपको, ये जो मैं बोला ना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहां पर लिखो इसको। देखो इफ एसिड मींस H+ इज एडेड, अगर H+ ऐड कर रहे हो तो क्या होगा, द रिएक्शंस, ऐसे देखो, हाँ, द रिएक्शंस will shift in backward directions, reactions will shift in backward directions, reactions will shift in backward direction to, रुक जाओ, backward directions and will counterbalance the H+ added,
so no significant change in pH is observed. समझ गए क्या मैं बोला? जब आप एसिड ऐड करोगे तो रिएक्शन क्या करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है, ताकि जो आप H+ ऐड किए हो ना वो काउंटर बैलेंस हो जाए। यही चीज लिखा गया है, रिएक्शंस विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शंस टू काउंटर बैलेंस द एडेड H+। जो H+ आप ऐड कर रहे हो काउंटर वो खत्म हो जाए, क्योंकि वही अगर रहेगा तो क्या होगा, पीएच चेंज होगा। अगर उसी को हम खत्म कर देंगे तो क्या होगा, पीएच चेंज नहीं होगा। इसलिए रिएक्शन क्या करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। तो सो नो सिग्निफिकेंट, अच्छा सो नो सिग्निफिकेंट चेंज इन पीएच इज ऑब्जर्व, हो गया। अब दूसरा देखो, इफ बेस OH- इज एडेड, तो अभी मेन काम क्या होगा, इस OH- को किसी तरह खत्म कर दे तो मेरा पीएच चेंज नहीं होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा H+ बनाना पड़ेगा। H+ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिएक्शंस को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो लिखो यहां पर द रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शंस reactions will shift in forward directions generating more and more H+ ion which will combine with added OH- ion and no significant change in pH is observed। यहां पर भी pH चेंज नहीं होगा। यही काम होता है। इसलिए बफर जो होता है, बफर में देखते हो, बफर सॉल्यूशंस में पीएच चेंज नहीं होता है। ये एसिडिक बफर का मैकेनिज्म समझ में आ रहा है या किसी को समझने में दिक्कत है? सबको समझ में आ गया? तो बेसिक बफर में बताना पड़ेगा। बेस वाला सर, क्या सर बेस वाला पार्ट थोड़ा समझा दीजिए। हाँ फिर से समझा देता हूँ, चलो देखो, मैं ये बोला ये कंटेनर है, मान लो ये बफर एसिडिक बफर है, तो अगर मैं बेस ऐड करूंगा मतलब OH- ऐड करूंगा, देखो अगर पीएच चेंज में रोकना है तो इस बेस को खत्म करना पड़ेगा, इस OH- को खत्म करना पड़ेगा। तो इस OH- को खत्म करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा H+ चाहिए। H+ चाहिए, इसलिए क्या करेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना शुरू करेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा H+ बने। और वो जो OH- हम ऐड कर रहे हैं, इन दोनों में रिएक्ट कर कर वाटर बन जाएगा। वाटर बन जाएगा तो पीएच में चेंज तो नहीं होगा ना, इसलिए लिखा गया द रिएक्शंस विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शंस। क्यों, ज्यादा से ज्यादा H+ बने और जो एडेड OH- के साथ कंबाइन हो, और देयर विल बी नो सिग्निफिकेंट चेंज इन पीएच। समझ में आ गया? चलो अगर मैं अभी क्या कर रहा हूं ना, बेस ऐड कर रहा हूं, मैकेनिज्म ऑफ बेसिक बफर। जैसे देखो NH4OH, इसी तरह ये सॉल्ट क्या करेगा, इट विल मेंटेन द
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4+ है। अब बताओ, अगर मैं OH माइनस मतलब बेस ऐड करूंगा तो क्या होगा, पहले लिख लो इसको। अब एनालाइज करके बताओ मुझे। बेस ऐड करोगे तो OH माइनस खत्म होना चाहिए, OH माइनस खत्म होने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट करेगा। ठीक, तो देखो ये पूरा लिखना पड़ेगा। इफ OH माइनस, यहाँ पर खाली चेंज करूंगा, यहाँ पर पूरा चीज लिखो। ये बेस OH माइनस is added which will counterbalance with added चलो ये वाला लिख लो, हो गया। सेकेंड वाला भी लिख सकते हो। चलो दोनों समझ में आ गया ना, ये वाला भी समझ में आ गया। अगर एसिड ऐड करोगे मतलब H+ ऐड कर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा OH माइनस बनना चाहिए, इसके लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, तभी H+ जो आप ऐड किए हो खत्म होगा। चलो मैकेनिज्म समझ में आ गया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखिए pH कैलकुलेशन ऑफ बफर सॉल्यूशंस। pH कैलकुलेशंस ऑफ बफर सॉल्यूशंस। pH कैलकुलेशन ऑफ बफर pH कैलकुलेशंस ऑफ बफर सॉल्यूशंस। तो किस किस को pH का फॉर्मूला याद है एसिडिक को? क्या pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन।
ये फॉर्मूला होता है, इसको हेंडरसन इक्वेशंस भी बोला जाता है। चलो तो कैसे आता है थोड़ा देख लीजिए। तो पहले हम एसिडिक बफर के लिए बात करेंगे। क्या हेडिंग था? पीएच कैलकुलेशन ऑफ बफर सॉल्यूशंस। पहले एसिडिक बफर के लिए। एसिडिक बफर मतलब एग्जांपल लेकर समझते हैं इसको। इस एसिड के लिए के डिफाइन होता है। के लिखना पड़ेगा तो क्या लिखूंगा बताओ? एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन प्लस H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, वो भी इक्विलिब्रियम पर, क्योंकि के मींस इक्विलिब्रियम पर। जो भी कॉन्सेंट्रेशन आप यूज करोगे इक्विलिब्रियम वाला। अगर इक्विलिब्रियम वाला नहीं यूज करेंगे तो के क्या क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ? अगर मान लो ये सब जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, आप अदर देन इक्विलिब्रियम यूज कर रहे हो, तो क्या ये के ही रहेगा या कुछ रिएक्शंस कोशिएंट बन जाएगा? रिएक्शंस कोशिएंट। तो देखो ये चीज समझ रहे हो? तो क्या जो देखो ये एसिटिक एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा ना, मेनली एसिटिक एसिड कहां से मिलेगा आपको? इस सॉल्ट से ही मिलेगा ना। इससे जो एसिटिक एसिड मिलेगा वो तो नेग्लिजिबल मिलेगा, बट ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ज्यादा से ज्यादा एसिटिक एसिड आपको यहां से मिलेगा, यहां से नेग्लिजिबल मिलेगा। इसलिए क्या मैं बोल सकता हूं, इस एसिटिक एसिटेट आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा, वही एसिटिक एसिड का एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा। बोल सकते हैं दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एसिटेट आयन हमको इस सॉल्ट से मिल रहा है। इसलिए इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा दैट विल बी सेम एज द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। समझाइए? अब दूसरा चीज इसको तो हम एसिड ही लिख देंगे। दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, ये एसिड है। चलो अब इसी चीज को हम उसमें पुट कर रहे हैं। ये क्या है? ये सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि एसिटेट आयन मेनली हमको इस सॉल्ट से ही मिलेगा। H प्लस को एज इट इज रहने देते हैं। अब यहां से H प्लस निकाल लीजिए, K इंटू एसिड का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन। अब पीएच निकाल लीजिए, मतलब पीएच निकालने के लिए निगेटिव लॉग इधर भी, निगेटिव लॉग इधर भी। तो जब लो के फॉर्मूला बनेगा यही आपका। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। पीएच इज इक्वल टू पीके अपॉन प्लस लॉग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। सिमिलरली बेसिक बफर के लिए अभी आप डिराइव कर सकते हो। क्या होगा? पीके के जगह पीके भी आ जाएगा और इस एसिड के जगह बेस आ जाएगा। तो इसके लिए आप तुरंत डिराइव कर लो अपने से।
और एक चीज ध्यान रखना, वहां पर पीएच नहीं पीओएच निकलेगा, एक बात ध्यान रखना, पीओएच इज इक्वल टू, क्योंकि वहां पर ओएच माइनस होगा इसलिए पीओएच निकलेगा। पीओएच इज इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस का कॉन्सेंट्रेशन। और अगर आपको फिर पीएच निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 14 माइनस पीओएच करना पड़ेगा। इसमें भी ध्यान रखना है, बेसिक बफर वाला क्वेश्चन पूछेगा और आपसे पीएच निकालने बोलेगा और आप पीओएच निकालकर आंसर टिक करोगे यहाँ पर भी, और पीओएच जो निकालोगे और आंसर निकालोगे वो भी ऑप्शन में रहेगा। चलो ये हो गया, तो फिर क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखिए क्वेश्चन पहला, एक लीटर ऑफ 1 लीटर ऑफ 0.01 मोलर एसिटिक एसिड प्लस 0.02 मोलर ऑफ एसीटेट आयन के का वैल्यू भी दिया हुआ है 1.8 इंटू 10⁻⁵ और आपको पीएच बताना है। तो बनाओ, क्या क्या सोच रहा है आप तो उसमें। log 2 का वैल्यू पता है तुझे कितना होता है, 0.4 होता है। 0.3, तो 3 से कम ले लो कुछ, ऐसे ये 4 पॉइंट कुछ आता है वैल्यू इसका, 4.74। ये वैल्यू याद ही रख लो आप, जैसे ये वाला देखो ना ज्यादातर यूज होगा, तो ये के है और इसका जो पीके निकालोगे ना तो ये 4.74 आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे ना ज्यादातर यही यूज होगा, एसिडिक एसिड, तो इसका याद रख लो, क्योंकि ये एक तो बताया हो ना 5 माइनस लॉग 1.8 डायरेक्ट, 5.04, हाँ बिल्कुल सही। ये बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक एकदम, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, आंसर पेज 5 सर, 5, हाँ 5 पेज 5, हाँ 5.04 आएगा, 5 आएगा अराउंड। क्या करना है, पीएच निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। देखो पी के वैल्यू का इधर निकाल लिए हम 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन 1 ही लीटर है तो कॉन्सेंट्रेशन तो यही रहेगा, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ये 0.02, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 0.01, तो ये क्या आ जाएगा 4.74, और ये log 2 का वैल्यू कितना होता है, दैट वन इज
0.3, तो ऐड कर दीजिए उसमें, तो 5.04 आ जाएगा। मतलब इस बफर सॉल्यूशन का जो पीएच होगा 5.04, अगर इसमें एसिड मिलाएंगे या बेस मिलाएंगे तो इसका पीएच 5.04 मेंटेन रहेगा। अगर आपको पता होगा, हम लोग का ब्लड भी एक बफर सॉल्यूशन है, पता है ना? नहीं तो कितना हम लोग एसिडिक बेसिक चीज खाते रहते हैं, उसका पीएच चेंज हो जाएगा तो हम लोग मर जाएंगे तुरंत। तो ब्लड इज ऑल्सो ए वेरी गुड बफर। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो। दूसरा क्वेश्चन है 500 ml of 0.1 molar ammonium hydroxide plus 500 ml of 0.1 molar ammonium sulfate. Find pH. pH निकालना है इसका। अच्छा पी के भी नहीं दिया, अच्छा दे देता हूँ रुक जाओ। इसका ये ध्यान रखो, इसका भी अमोनियम का भी ना के और के भी जो वैल्यू होता है ना, अप्रोक्स यही होता है। अप्रोक्स यही होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का भी एसिटिक एसिड के ही इक्वल होता है। सर पीएच 9.26। नहीं, बिल्कुल गलत है। नाइन पॉइंट टू सिक्स। ये तो पता है कि एक भी का सही नहीं है, इसलिए तो क्वेश्चन ये दिया गया है। हाँ 8.96। इसमें जो जनरली गलती करते हैं बच्चे, कहाँ पर गलती करते हैं मैं बताता हूँ। देखो फॉर्मूला तो यही है, फॉर्मूला जो लिखते हैं वही लगेगा, बट यहाँ पर देखो ये इक्विलिब्रियम ऐसा ही मेंटेन होगा ना। थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो सॉल्ट है अमोनियम सल्फेट, यही है। देखो अगर मैं इसका मिलीमोल्स निकाल लूं, इसका मिलीमोल्स कितना होगा बताओ? ये कैंसल हो जाएगा, कितना जगह 5
मिलीमोल्स 500 into 1/10 दैट इज 50 ना। मिलीमोल्स यही होगा ना, 50 मिलीमोल्स, 50 मिलीमोल्स। इसका निकाल लो इसी तरह, ये भी 50 मिलीमोल्स। तो इसमें अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 100 मिलीमोल्स, 100 मिलीमोल्स होगा, समझ रहे हैं। और आपको मैं बोला था कि जितना भी अमोनियम आयन आता है, जितना भी सॉल्ट आता है, दैट अमोनियम आयन आता है दैट कम्स फ्रॉम सॉल्ट, इसी सॉल्ट से आता है, इतना समझ रहे हो। देखो अब जब हम पीओएच निकालेंगे, पीओएच मतलब क्या, यही पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन। ये एक्चुअली लिख देते हैं हम सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, बट एक्चुअल मतलब क्या होता है, इस सॉल्ट से जो अमोनियम आयन आएगा उसका कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं। समझ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं? फॉर्मूला में लिखते हैं सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन। आपने क्या किया, इस सॉल्ट को देखा और इसका कॉन्सेंट्रेशन आप यूज कर लिया, बट ये गलत है। क्या होता है, इस सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, एक्चुअली जो अमोनियम आयन इस सॉल्ट से ऑब्टेन होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन लेना रहता है। ये समझा या नहीं? तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा निकाल लेते हैं। देखो अपॉन बेस, इस सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ये तो 4.74 है, इस सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बताओ। देखो 100 मिलीमोल्स और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1000, तभी ना कॉन्सेंट्रेशन निकलेगा। मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml, टोटल वॉल्यूम। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, दैट विल बी 100 अपॉन 1000। इसका कॉन्सेंट्रेशन बताओ, बेस का कॉन्सेंट्रेशन 50 अपॉन 1000 होगा क्या, 0.1 अपॉन 500। वो क्या निकाली कॉन्सेंट्रेशन, किसका कॉन्सेंट्रेशन, तो कैसे उसका वैसे निकालेगी, वो तो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ ही है ना, तो फिर 500 से डिवाइड करने से कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकल जाएगा, ये कोई फॉर्मूला है क्या? चलो तो यहां पर देखें, ये समझ में आ रहा है ना कैसे हम तोड़ तोड़ के बता रहा हूं। तो देखो ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया, इस सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन नहीं, ये अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो इस सॉल्ट से ऑब्टेन हुआ है, समझ गया। 100 अपॉन वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन, 50 अपॉन वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो ये तो कैंसल हो गया, ये क्या आ गया 2 आ गया, log 2, तो ये कितना आ जाएगा बताओ 4.74 प्लस log 2 कितना आ जाएगा 5.04। ये तो पीओएच आया, तो पीएच निकालो फिर, पीएच हो जाएगा दैट विल बी 14 माइनस 5.04, अब आ जाएगा ना 8.96 या 996। अब मेनली गलती क्या करते हैं ना, log 0.1 अपॉन 0.1 यहां से कैंसल पूरा और 4.74 और 10 में माइनस कर देंगे, वही आपका 9 पॉइंट जो बोल रहे थे ना, आप इसी तरह बोल रहे थे। तो इसमें ध्यान रखना है कि अगर इस सॉल्ट जो दिया रहेगा ना, सॉल्ट से जो आपका जैसे ये अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन यूज करना रहता है, देखो ये कॉन्सेंट्रेशन यूज करना रहता है, ठीक। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है मिलीमोल्स, या मेन फॉर्मूला होता है मोल पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आप मिलीमोल्स यूज कर रहे हो तो वॉल्यूम ml में लेना पड़ेगा, अगर मोल यूज कर रहे हो तो लीटर में लेना पड़ेगा। तो आपको पता लग गया कि इस अमोनियम आयन का मिलीमोल्स 100 है, तो टोटल इस कंटेनर में टोटल वॉल्यूम जो होगा उससे डिवाइड करोगे तभी तो कॉन्सेंट्रेशन निकलेगा। तो मिलीमोल्स 100 आया। इस कंटेनर में क्या क्या है, इस कंटेनर में आपका 500 ml NH4OH भी है
और इस कंटेनर में 500 ml ऑफ अमोनियम सल्फेट भी है। तो इस जो सॉल्यूशंस है उसका वॉल्यूम तो 1000 है ना, 1000 ml है ना। तो ये तो आप मिलीमोल्स निकाला, वॉल्यूम से डिवाइड किया तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन निकल गया। इसी तरह यहां पर भी ये तो इसका मिलीमोल्स है, इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो कॉन्सेंट्रेशन निकल गया। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो कैलकुलेट द मोल्स ऑफ moles of ammonium sulfate which must be added to 500 ml of 0.2 molar ammonium hydroxide to give a solution of pH is equal to 9.3. चलो बनाओ। मतलब अगर पिछला वाला क्वेश्चन आपको समझ में आता है तो ये क्वेश्चन सही बनेगा, अगर नहीं समझ में आता है तो ये भी गलत बनेगा। सेम क्वेश्चन है, खाली अभी हम क्या किए हैं, फॉर्मूला का ये वाला पार्ट दे दिए हैं और आपसे यहाँ जो सॉल्ट का है ना उसका कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहे हैं। सर 5.28 ग्राम। 5.28 ग्राम। अरे भाई मिलीमोल्स ही बता दो ना हमको मोल्स पूछे तो ग्राम तो बोल रहा है। कैलकुलेट द मोल्स है ना। सर 0.04। 0.04 नहीं, जीरो पॉइंट टू कहाँ से ला दिया तो। सर मोल्स ऑफ NH4 आ रहा है 0.08। मोल्स ऑफ NH4 प्लस नहीं पूछ रहा हूँ, मोल्स ऑफ सॉल्ट पूछ रहा हूँ, अमोनियम सल्फेट पूछ रहा हूँ। हाँ सर टोटल तो 0.04 आ रहा हाँ pH 9.3 है। हाँ तो 4.7 और ये भी 4.7 ही है ना, 4.7 वो कैंसल्स हो जाएगा सर। रुक जाओ, है। pH 9.35। देखो ये यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पर जो pKb यूज करना ना वो 4.7 यूज करना, कैलकुलेशन इजी होगा आपका।
सब कैंसिल हो जाएगा ना, ऐसा अदरवाइज टफ हो जाएगा। हाँ सर, लॉग बेस बाय सॉल्ट करने से सर 0.09 आ रहा ये वाला नहीं नहीं नहीं, पीएच है। क्वेश्चन में गिवन डाटा में लिख लेना कि पीकेबी का वैल्यू लेना कितना है आपको, 4.7 लेना है। हाँ, m इज इक्वल टू 50, मोल्स 50 आया। चलो चलो देखो देखो देखो, उतना दिमाग नहीं लगाना हम। देखो यही NH4OH और अमोनियम सल्फेट है ना, तो ये देख लेते हैं ना, ये ऐसे ही रिएक्शन लिखाएगा, दिखाएगा। हम मान लेते हैं ना, इससे जो आ रहा है ना x मोल आ रहा है, x मोल मान ले रहे हैं, x का वैल्यू निकल जाएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहां से अमोनियम आयन कितना मिलेगा, 2x मोल मिलेगा। अच्छा, मिलीमोल्स है तो मिलीमोल्स कर लेते हैं, क्या है मानने में, मिलीमोल्स। चलो, अब ये तो हम जानते हैं पीओएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस का कॉन्सेंट्रेशन। ये तो कैंसिल हो जाएगा, 4.7 4.7 जीरो। चलो जीरो जीरो मीन्स जीरो इज इक्वल टू लॉग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बताओ, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ये 2x यही अमोनियम का बोला था लेने के लिए ना। टोटल वॉल्यूम देखो यहाँ पर 500 है, और मान लो कि ये इसका वॉल्यूम VML है, इसका वॉल्यूम मान लिए ना हम, ये सब पूरा लिख रहा हूं, अदर कैंसल हो जाएगा, हमको पता है कैंसल हो जाएगा, बट तब पर भी लिख रहा हूं, ये इसका वॉल्यूम है ना, लेट इट भी VML है। तो टोटल बताओ, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 500 प्लस V। ठीक, ये किसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्ट मीन्स मेनली किसका, अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन, समझ रहा है ना। अब बताओ बेस का कॉन्सेंट्रेशन बताओ, बेस का कॉन्सेंट्रेशन, इसका मिलीमोल्स निकाल लो, इसका मिलीमोल्स निकाल लो, मिलीमोल्स कितना आ जाएगा, 100 मिलीमोल्स ही आएगा ना। तो 100 अपॉन क्या, 500 प्लस V, ये तो कैंसल हो गया, ये क्या हो जाएगा देखो 50 आ गया। मतलब ये log 0 की जगह हम लिख सकते हैं log 1, दैट वन इज log x अपॉन 50। देखो कंपेयर करके हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50, x 50 आ गया। तो ये क्या है, मिलीमोल्स है, मिलीमोल्स। मिलीमोल्स में आपको ये, आपको मिलीमोल्स में आपको क्या चाहिए, आपको क्या पूछा था क्वेश्चंस में, मोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट। तो मोल्स कैसे, मिलीमोल से मोल्स कैसे निकालते हैं बताओ, ये क्या आया, मिलीमोल्स आया। मिलीमोल से मोल्स कैसे निकालते हैं, मिलीमोल्स मतलब 10⁻³ तो जो मोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट आएगा दैट वन इज 50 इंटू 10⁻³ तो कितना आ जाएगा, 0.05 आएगा, आएगा 0.05 मोल्स। समझ गए, क्या हुआ, क्या हुआ, कहीं दिक्कत है तो पूछ लो। अच्छा कैंसिल कैसे हो गया, देखो क्वेश्चंस में मैं दिया था पीएच 9.3 दिया था, तो अब मुझे पीओएच बताओ क्या जाएगा, 4.7। ये 4.7, ये भी क्वेश्चन में मैं दे दिया हूं कि 4.7 है, तब कैंसिल हो जाएगा ना।
तो कोई टफ नहीं था, आपको सीक्वेंस से प्रोसीड करना है। थोड़ा बेसिक चीजें आपको आना चाहिए कि मोल्स, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन, ये सबसे आपको खेलना आना चाहिए, क्वेश्चंस इजीली बनेगा। फॉर्मूला तो एक लाइन का फॉर्मूला है, बट उसको अप्लाई करने तो आना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो। कैलकुलेट द पीएच, calculate the pH, calculate the pH of a solutions, of a solutions which results, which results from, which results from the mixing, from the mixing of 50 ml of 0.3 molar HCl with 50 ml of 0.4 molar अमोनिया। डाटा दे दिया है आपको कि केबी ऑफ अमोनिया, अमोनिया मीन्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बता चुका हूं। अमोनिया मीन्स एक्वस अमोनिया मीन्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दैट वन इज 1.8 into 10⁻⁵। चलो मतलब यहां पर पीके भी निकालेगा ना तो कितना आ जाएगा, 4.74 आ जाएगा। चलो हेल्प, पहले रिएक्शन लिखें आप। यहां पर ये भी मैं हिंट दे रहा हूं, यहां पर आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज होगा। मतलब ये डायरेक्टली बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन नहीं लगता है, बट उसको आप सॉल्व करोगे ना तो बफर बन जाएगा। तो इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट पहले देखो कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, उससे प्रोडक्ट डिसाइड करो। तो कल तो फिर छुट्टी है ना, कल फ्राइडे 25 दिसंबर, क्रिसमस डे, या हिंदी में बोला जाए तो बड़ा दिन बोला जाता है, बड़ो दिन। सर 8 पॉइंट समथिंग हो जाएगा क्या? हाँ हाँ बिल्कुल 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 सही जा रहे हो, 8 पॉइंट समथिंग।
सर 8.78। 8.79 आंसर है। 8.79 सही है। 8 पॉइंट समथिंग बोल रहे हो, मतलब आप कॉन्सेप्ट सही अप्लाई कर रहे हो। चलो देखो मैं चलो देखिए कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को। 9.3। नहीं 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 9.3 थोड़ा सा देखो कुछ इधर उधर हुआ होगा। देखिए क्वेश्चन है रिजल्ट फ्रॉम मिक्सिंग HCl है, HCl और अमोनिया का रिएक्शंस होगा, तो ये क्या बना लेगा बताओ? NH4Cl सॉल्ट बना लेगा। चलो इसका मिलीमोल्स देख लेते हैं कितना है HCl का, देखो मल्टीप्लाई करो 15 मिलीमोल्स। 15 मिलीमोल्स ये अमोनिया का बता दो 20 मिलीमोल्स। चलो ठीक मिलीमोल्स। अब हमको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, रिएक्शंस बैलेंस्ड है, क्या करना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए? गिवन मोल्स अपॉन स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब यहाँ पर ये रफ में काम करेंगे, ये रफ में ऊपर रफ में कर रहा हूं मैं, क्या गिवन मोल्स अपॉन स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, गिवन मोल्स अपॉन स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इन दोनों में मिनिमम वैल्यू कौन है? ये मिनिमम वैल्यू है तो यही मेरा क्या होगा? ये मिनिमम है, मिनिमम वैल्यू है तो ये क्या होने वाला है? लिमिटिंग रिएजेंट होने वाला है। मतलब ये रिएक्शंस के दौरान ये पूरा खत्म होगा, मतलब ये जीरो होगा। जैसे इसका सबसे एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल बोलता हूँ, जब खाने बैठते हो तो आप कितना रोटी खाओगे, इट विल डिपेंड अपॉन कितना आपके पास सब्जी है। सब्जी ऐसा होगा सब्जी खत्म हो जाए उसके बाद भी रोटी आप खा रहे हो, नहीं ना? तो यहाँ तक लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड कर रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट खत्म, रिएक्शन रुक जाएगा, इसलिए ये HCl 100% कंज्यूम हो जाएगा, कंज्यूम हो गया इसलिए जीरो हो गया। अब ये देख लेंगे ना अमोनिया कितना कितना अमोनिया रिएक्ट किया होगा, ये तो पता है अमोनिया बचा रह गया हो कुछ, कितना रिएक्ट किया होगा, कैसे निकालेंगे? देखो 1 मोल से 1 मोल, 1 मोल HCl 1 मोल अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, या 1 मिलीमोल्स अमोनिया 1 मिलीमोल HCl के साथ रिएक्ट करता है, तो इसके 15 के लिए कितना रिएक्ट करेगा बताओ? 15 मिलीमोल्स, 15 मिलीमोल तो रिएक्ट कर जाएगा, बचेगा कितना? 5 मिलीमोल्स। तो हम लिख सकते हैं मिलीमोल 0.05 ऑफ 0.05 आंसर। नहीं सर, उसका मोल अनरिएक्टेड दैट वन इज कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना, 15 कंज्यूम हो गया 5 बच गया। अच्छा ये बताओ ये कितना फॉर्म होगा, ये कितना फॉर्म होगा? तो देखो यही डिसाइड करेगा, ये सब चीज डिसाइड करेगा। 15 मिलीमोल से ये भी कितना बनेगा? 15 मिलीमोल्स, तो ये भी लिख दिए मिलीमोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड फॉर्म्ड, दैट वन इज हाउ मच? 15 मिलीमोल्स। इतना तक तो दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो, अब मुझे दिख रहा है कि बफर बन गया, देखो वीक बेस और सॉल्ट। अब सॉल्यूशन में तो एसिड बचा नहीं, खत्म हो गया, वीक बेस और सॉल्ट मिलकर क्या बनाएगा? बफर बनाएगा। बफर बनाएगा तो पीएच पीओएच की बात करेंगे हम लोग। चलो ये दोनों मिलकर बफर बना,
अब बफर बना तो क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या निकालने पूछा है, पीएच निकालने पूछा है। तो पीएच कैसे निकालेंगे, पीएच इज इक्वल टू बेस है तो पी के बी प्लस लॉग ऑफ पीओएच ना, ये ध्यान रखना, ये गलती पीएच लिख देगा, पीओएच इज इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बताओ 15 ये तो मिलीमोल, वॉल्यूम बताओ टोटल वॉल्यूम 15 प्लस 50 100। अब बताओ मुझे बेस का कॉन्सेंट्रेशन 5 अपॉन वॉल्यूम 100। अब ये देखो पीकेबी का वैल्यू तो बता दिया ना 4.74 प्लस लॉग 3 0.47, ऐड करो ये पीओएच निकलेगा और फिर पीएच निकालो। ये कितना हो जाएगा देखो, ऐड कर लो 11 12 5 5.21 माइनस कर दो इसमें, तो ये 9 कितना जाएगा 8.79, यही 8.79 एग्जैक्ट आंसर। तो दिस इज द करेक्ट अप्रोच, ऐसे अप्रोच करोगे तो सही आंसर आएगा। क्या एसिड कहाँ है, एसिड तो खत्म हो गया, खत्म हो गया आपका, एसिड रहा कहाँ। हाँ ये बेस है, देखो बफर कैसे बना, वीक बेस और इस सॉल्ट मिलाकर, पहले से बफर नहीं बन रहा था, बाद में जाकर रिएक्शन हुआ फिर उसके बाद बफर बना। उसके बाद लिखो एसिड बेस टाइट्रेशंस, एसिड बेस टाइट्रेशंस, एसिड बेस टाइट्रेशंस, एसिड बेस टाइट्रेशंस। ये एक ऐसा टॉपिक है, इसमें आपको बफर का भी कॉन्सेप्ट यूज होता है, इसमें आपको हाइड्रोलिसिस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो ये सब इसमें अप्लाइड होगा एसिड बेस टाइट्रेशंस में, इसलिए इसको बाद में पढ़ाया जाता है। और आपको ये सब टाइट्रेशन वगैरह तो रिडॉक्स रिएक्शन में मैं बताया था, वही चीज यहाँ पर भी अप्लाई होगा, टाइट्रेशंस एसिड बेस टाइट्रेशन, वहाँ पर रिडॉक्स टाइट्रेशन बताया गया होगा। कुछ नहीं करना रहता है, सिर्फ क्या करना है, इक्विवेलेंस इक्वल करना पड़ता है, इक्विवेलेंस इक्वल करना पड़ता है। क्या है, बहुत तो ऐसा होता है टाइट्रेशन टर्म ही सुनकर दिमाग खराब हो जाता है। टाइट्रेशन में सिंपली मिक्स करना है, मिक्सिंग, कुछ नहीं। लैब वगैरह में जाओगे तो टाइट्रेट करते, एक ब्यूटेट रहता है उसे थोड़ा खोल कर गिराते रहते हैं। हाँ तो ये सब लैब में किए होगे 11th क्लास 12th क्लास में, अगर आप स्कूलिंग किए होगे तो वहाँ पर कराया जाता है, और ये सीबीएसई बोर्ड वगैरह में पता नहीं, अच्छा उसमें भी होता है प्रैक्टिकल्स वगैरह। प्रैक्टिकल्स मतलब होता है, या ऐसा भी जैसे अगर मैं दूसरे स्टेट की बात करूँ तो वहाँ पर प्रैक्टिकल्स होता ही नहीं है, प्रैक्टिकल्स बहुत मेहनत करना पड़ता है। अच्छा एग्जाम भी देना पड़ता है, अच्छा एग्जाम देना पड़ता है, और अच्छा देख देख कर कॉपी है उसको लिख कर रख दो। अच्छा करवाते थे, तो ऐसा नहीं करते थे, एक करते थे फिर उसके बाद सब छाप लेते थे। हाँ अलग अलग होना चाहिए। अच्छा अच्छा मैं भी जैसे फर्स्ट ईयर मैं भी सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाया हूँ, तो मैं भी प्रैक्टिकल्स वगैरह लेता था वहाँ पर,
तो वहां पर तो कुछ करता ही नहीं था, एक देखते थे एक करता था और उसके बाद सब कॉपी कर लेता था। अच्छा, ग्रुप में वाइवा वगैरह होता था, वाइवा। अच्छा चलो, बट उसमें होता है यही होता है कि मार्क्स होता है ना कि पहले से डिसाइडेड रहता है। एक्सटर्नल जो भी आता है, एक्सटर्नल से आपको एक्सटर्नल वाइवा लेगा, बट फाइनली जो होता है मार्क्स पहले से डिसाइडेड रहता है कि किसका कितना भेजा जाना है, पहले से डिसाइड कर लिया जाता है। चलो अब यहाँ पर देखो, अब इसको टाइट्रेशन थोड़ा समझो। तो इसमें क्या करना है ना, एक होता है इक्विवेलेंस पॉइंट। देखो इक्विवेलेंस पॉइंट सिंपली क्या होता है ना, सेम ही होता है। इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब जहां पर एसिड और बेस का इक्विवेलेंस इक्वल हो जाएगा, इक्विवेलेंट इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी इक्विवेलेंस पॉइंट। और एक होता है एंड पॉइंट होता है, बट आपके लिए तो मैं बोलूंगा कि दोनों सेम ही है। एंड पॉइंट मतलब जहां पर रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाता है। जब इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा तभी तो रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो आप ऐसा समझो कि ये दोनों सेम है। इक्विवेलेंस पॉइंट एंड पॉइंट पर क्या होगा, इक्विवेलेंस ऑफ एसिड विल इक्वल टू इक्विवेलेंस पूरा लिख देता हूं, ऑफ बेस। यही होता है, इक्विवेलेंस ऑफ एसिड इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ बेस। अब देखो हम बात कर रहे हैं फॉर मोनोप्रोटिक एसिड और बेस। मतलब मोनोप्रोटिक एसिड बेस का मतलब होता है कि उसका एन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। अगर इसके लिए हम बात करें तो क्या हम लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ एसिड इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बेस। क्योंकि आप जानते हो कि इक्विवेलेंस क्या होता है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि इक्विवेलेंस कैसे निकालते हैं, मोल इनटू एन फैक्टर करके। तो अगर आपका मोनोप्रोटिक एसिड बेस है तो उसका लिख सकते हैं कि मोल्स ऑफ एसिड इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बेस। चलो ये लिख लिए। उसके बाद देखें, उसके बाद चलो हम लोग केसेस लेते हैं, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, तरीका सिखा रहा हूं आपको। देखो पहला केस ले रहा हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड और अगर स्ट्रॉन्ग बेस हो तो इसमें 3 केस होगा। एक में हम इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन करवाएंगे और 2 में पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन कराएंगे। क्या आप बोलना चाह रहे हैं, लिखो। पहला केस है जैसे रिएक्शन से आपका HCl और NaOH है, ये क्या बनाएगा, NaCl प्लस वाटर। पहला केस ले रहे हैं कि ये 5 मोल है और ये 2 मोल है। तो ये जो केस होगा ना, तो इसमें भी आपको लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करना पड़ेगा ना। लिमिटिंग रिएजेंट तो कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा, यही देखकर यही लग रहा है ना, यही लिमिटिंग रिएजेंट। हाँ, तो ये बताओ मोल्स ऑफ HCl लेफ्ट कितना बचा रह जाएगा, 3 मोल्स। हाँ, सॉल्ट भी बनेगा, सॉल्ट कितना बनेगा, 2 मोल्स, यही डिसाइड करेगा ना, ये 2 मोल्स बनेगा। बट अभी आपको फाइनल सॉल्यूशंस में क्या दिखाई दे रहा है, फाइनल सॉल्यूशन में मुझे एसिड दिखाई दे रहा है, तो यही पीएच डिसाइड करेगा ना।
फाइनल सॉल्यूशंस में ये तो पूरा खत्म हो जाएगा। फाइनल सॉल्यूशन में मुझे एसिड दिखाई दे रहा है विच विल डिसाइड द पीएच। तो ऐसा है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, तो हम पहले निकाल लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl, जो बचा हुआ HCl कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं। ये 3 अपॉन, मान लो कि फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी हो जाता है। ऐसा होगा ना क्वेश्चन में कि 50 ml HCl लेंगे और 50 ml NaOH लेंगे, तो ये 100 हो जाएगा। तो मान लिए कि V लीटर ले लिया, तो ऐसे ही इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे ना, और फिर पीएच निकाल लेंगे। फिर उसके बाद पीएच निकल जाएगा ना, पीएच निगेटिव लॉगरिथम ऑफ दिस वैल्यू। तो ये तरीका हुआ पहला केस। तो इसमें क्या देख रहे हो, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। दूसरा केस लेता हूं, दूसरा केस देखें। लिख लिए, दूसरा केस देखें। अब बी कर दे, बी रिएक्शन तो ही रहेगा बट मैं मोल्स चेंज कर दूंगा। अभी क्या कर रहा हूं ना, इसको 2 मोल कर दे रहा हूं और इसको 5 मोल कर दे रहा हूं। तो बताओ, यहां पर भी इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होने वाला है। ये तो पूरा खत्म होगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। अभी ये कितना बचेगा, ऐसे लिख देता हूं, डायरेक्ट लिख देता हूं 3 मोल्स अपॉन V। मतलब यहां से OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगा। अगर OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगा तो POH निकल जाएगा, POH से आप पीएच निकाल लोगे। यही तरीका होगा ना। चलो थर्ड केस ले रहा हूं। यही सब छोटा छोटा चीज आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना पड़ेगा। अभी क्या कर रहा हूं ना, दोनों का मिली मोल्स, दोनों का मोल्स को इक्वल कर दे रहा हूं। इसका भी 5 मोल्स कर दे रहा हूं और इसका भी 5 मोल्स कर दे रहा हूं। तो ये भी क्या होगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा। अभी क्या बनेगा, ये आपका 5 मोल बनेगा सॉल्ट। तो बताओ, अगर ये सॉल्ट NaCl बना है 5 मोल्स, तो इसका पीएच क्या होगा? क्या इसका हाइड्रोलिसिस होता है? दिस इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सो इस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा और फाइनल पीएच कितना होने वाला है, 7 होने वाला है। समझ रहे हो? तो ये जो पीएच होगा, पीएच क्या होगा, 7 होगा, क्योंकि ये जो सॉल्ट बना है 5 मोल, दिस इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एंड सच सॉल्ट doesn't undergo hydrolysis, so its pH will be equal to 7. तो 3 केस था, तीनों से डील करवा दिया। अब दूसरा में हम बढ़ते हैं। लिख लेना, फाइनल सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल और पीएच इज इक्वल टू हो जाएगा 7, क्योंकि ये जो NaCl है, इट इज ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एज सच सॉल्ट डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, सो द पीएच विल रिमेन 7। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन भी कराऊंगा, पहले थ्योरी पढ़ लो। 2 आपके पास है, चलो अभी वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। इसमें भी 3 केस होगा। चलो पहला लेता हूं
एग्जाम्पल पहले ले लेता हूँ, एसिटिक एसिड है और NaOH है, क्या बनाएगा? ये बनेगा। चलो पहला केस जो ले रहा हूं ना, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन वाला ले रहा हूं, मतलब इसका भी 5 मोल और इसका भी 5 मोल, तो ये भी 0, ये भी 0, कितना बनेगा ये? 5 मोल। क्या ये जो सॉल्ट दिख रहा है क्या इसका हाइड्रोलिसिस होगा? दिस इज ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। तो अगर सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होता है तो पीएच कैसे निकालते हैं? पीएच का कुछ फॉर्मूला वगैरह होगा? हाँ, तो पीएच का फॉर्मूला जो होगा दैट विल बी इक्वल टू, देखो स्ट्रॉन्ग बेस है तो 7 से ज्यादा होना चाहिए, 7 प्लस बताओ हाफ पी के ए, ऐसे पीएच निकालेंगे। इसके पहले वाला जो बताया था NaCl बन रहा था, इसलिए पीएच क्या लिख दिया था 7, बट यहाँ पर 7 से ज्यादा होगा पीएच। समझ गया ये? चलो दूसरा केस, इसको लिख लो पहले। अभी इसका 2 मोल कर दे रहा हूं, तो अभी लिमिटिंग रिएजेंट देखना पड़ेगा। यही आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, ये बताओ कितना बचेगा? NaOH कितना बचेगा? 3 मोल, और वॉल्यूम V से डिवाइड कर देता हूं, कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया ना। तो देखो क्या अभी बताओ मुझे, अभी बफर बनेगा? बफर बनने के लिए क्या बफर बनने के लिए क्या कंडीशंस है? बेसिक बफर बनेगा यहाँ पर? देखो ये भी नहीं बनेगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस और इसका सॉल्ट भी तो आपका आई थिंक सो 2 मोल बनेगा। इससे डिसाइड करोगे तो अभी बफर नहीं बनेगा। मतलब फाइनल सॉल्यूशन क्या है? ये बेस दिखाई देगा मुझे, तो बेस दिखाई देगा मतलब OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेगा, और OH माइनस निकालने के बाद POH निकाल लेंगे, POH निकालने के बाद pH निकाल लेंगे, यही ना होगा? तो इस केस में आप क्या करने वाले हो, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 3/V, OH माइनस निकल जाएगा तो POH निकाल लोगे और फिर आप pH निकाल लोगे, यही करने वाले हो। आप ना जैसे बी केस लिखते हैं ना तो दूसरा बार लिखे ये, नहीं तो एक ही बार लिख देगो ना तो बाद में समझ में नहीं आएगा। तो ये एग्जाम्पल आपको 3 बार लिखना है, मैं तो यहाँ पर मिटा कर लिख देता हूं। चलो थर्ड केस, थर्ड केस में क्या करता हूं ना, ये 5 मोल ले लेता हूं और इसको 2 मोल लेता हूं। ये क्या होगा? देखो ये लिमिटिंग रिएजेंट है अभी आपका, ये कितना बच जाएगा बताओ? मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड लिफ्ट बचा हुआ है जो, दैट वन इज 3 मोल। ये बताओ ये कितना बनेगा? ये कितना बनेगा? यही बताएगा ना, ये 2 मोल बनेगा। अभी क्या देख रहे हो आपके कंटेनर में? क्या है? वीक एसिड है और इसका सॉल्ट है, क्या बनाएगा बताओ? एसिडिक बफर। एसिडिक बफर ये लिख देता हूं, फाइनल सॉल्यूशन विल फॉर्म एसिडिक बफर। और एसिडिक बफर मतलब पीएच कैसे निकालोगे? pKa प्लस लॉग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन 2 अपॉन फाइनल वॉल्यूम V मान लेता हूं अपॉन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। ये अप्रोच होगा आपका।
चलो फिर नेक्स्ट केस क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस अच्छा सही है। अभी मान लो कि दोनों का 5-5 मोल ले लिया, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन वाला। ये कितना बन जाएगा? अच्छा H2, हाँ। तो बता, दैट इज ए सॉल्ट ऑफ strong acid and weak base, so this salt will go under hydrolysis। और उसका pH कैसे निकालते हैं? देखो ये जो दिस इज ए सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, और इस केस में जो pH निकाला जाता है 7 माइनस हाफ pKb प्लस log C। चलो लिख लिए। अभी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में हम इसका 5 मोल ले लेता हूं, इसका 2 मोल ले लेता हूं। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये कितना बच जाएगा बताओ? मोल्स ऑफ HCl लेफ्ट, दैट वन इज 3 मोल्स। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या हो जाएगा बताओ? 3/V। फाइनल वॉल्यूम मान लो कि V है। बताओ अभी तो बफर नहीं बनेगा ना, ये भी देखा जाए तो 2 मोल बनेगा। क्या बफर बनेगा? नहीं, क्योंकि इट इज ए मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट्स सॉल्ट, इट इज नॉट गोइंग टू फॉर्म बफर। तो आप क्या है, इसी तरह pH निकालोगे, एसिड विल डिसाइड द pH। और ये pH निकाल लोगे, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 3/V। लिख लिए? चलो नेक्स्ट केस। moles of HCl left, that one is 3, concentration of H plus, that one is 3/V। हो गया। चलो देखो अगला केस। ये 5 मोल और ये 2 मोल। तो ये है मेरा लिमिटिंग रिएजेंट,
ये बचा रह जाएगा NH4OH। moles of NH4OH left, that one is 3 moles of ammonium chloride will form कितना बताओ, moles of NH4Cl, that one is 2। तो अभी बफर लग रहा है, बफर बनेगा। कैसा बफर? बेसिक बफर, क्योंकि वीक बेस और इसका सॉल्ट विल फॉर्म बेसिक बफर। तो क्या फाइनल सॉल्यूशंस विल फॉर्म बेसिक बफर। और बेसिक बफर का पीएच कैसे निकालते हैं? बेसिक बफर के लिए पीओएच आता है, पीओएच इज इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन दैट वन इज 2 अपॉन वी अपॉन बेस का कॉन्सेंट्रेशन दैट वन इज 3 अपॉन वी। तीनों केस हो गया। अब नेक्स्ट जो है दैट इज वीक एसिड एंड वीक बेस, फोर्थ कॉम्बिनेशन। मतलब टोटल 12 केस होगा। अभी तक आपने 9 केस पढ़ लिया, 3 केस और बचा हुआ है। ज्यादा हो गया क्या? मैं तो 1.5 घंटा पढ़ाता भी नहीं हूँ, आज लग रहा है कि पहली बार 1.5 घंटा होगा ना। क्या हम नहीं तो हम मेरा क्लास स्टार्ट होता है लगभग 15 या 20 में डेली, देखेगा तो। क्या स्लो? नहीं 1 घंटा 15 मिनट 16 मिनट होगा। अच्छा हाँ, क्या क्या कर रहा है? वीक एसिड एंड वीक बेस। चलो इसका एग्जांपल लेते हैं। पहला ए, इस केस में देखेगा 2 केस में बफर बनेगा, एक केस में एसिडिक बफर, हाँ NH4OH। चलो आप ये तीनों केस आप खुद लिखने की कोशिश करो। 9 केस बता दिया हूं तो 3 केस तो लिख सकता है। पहला में क्या करना, 5 मोल्स ले लेना, फिर उसके बाद एनालाइज करो, फिर एक बार 5 मोल्स इसका 2 मोल्स, फिर इसका 5 मोल्स इसका 2 मोल्स। अच्छा वही फॉर्मूला बताया था तुझे, भूल गया। pKa माइनस pKb, पहले A आता है फिर उसके बाद B आता है। अच्छा सोडियम गलती से आ गया होगा, अमोनियम हो गया ना, अमोनियम।
पीएच का वही फॉर्मूला बताया था तुझे, पीएच इज इक्वल टू, तो देख लो ना पीछे तो होगा ना कहीं, न्यू खाता है। Sir, pH is equal to 7 plus हाँ क्या पहला केस और सब हो गया दोनों। चलो कर रहा है या ऐसे बैठा हुआ है, मेरा इंतजार कर रहा है। तो फॉर्मूला क्या बताता हूँ, क्या लिखता है तू, 7 प्लस हाफ पी के माइनस पी के बी, ये फॉर्मूला कहाँ बताया मैं? अच्छा ये फॉर्मूला क्यों लगाया तू बता मुझे, वो कैसा सॉल्ट है बताओ। अच्छा तो ये इसमें मैं यही फॉर्मूला बताया हूँ, देखो तो कॉपी खोल कर तू। चार गो फॉर्मूला है, चार गो फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है। चार गो में क्या, एक का तो 7 होगा ही, एक और दो का तो थोड़ा सा अंतर है, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है। चलो देखो ये 5, ये भी अगर 5 रहेगा तो इस केस में क्या होगा, ये भी 0, ये भी 0, और ये आपका 5 मोल फॉर्म होगा। तो दिस इज ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा, इसका हाइड्रोलिसिस होगा क्योंकि यही बचा हुआ है ना, और इसका जब हाइड्रोलिसिस होगा तो इसका पीएच कैसे निकाला जाता है? 7 प्लस हाफ पी के बी, ये फॉर्मूला था। और ये भी बताया था कि ये जो सॉल्ट होता है इसका जो पीएच होता है, इट विल नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट, क्योंकि सी है ही नहीं इसमें। दूसरा केस अगर मान लो कि ये 5 है और ये 2 है तो ये 0 हो जाएगा। ये आपका कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 बचेगा तो ये देखो, और ये कितना बनेगा 2। तो दिस इज अ सॉल्ट ऑफ, ये दोनों मिलकर कैसा सॉल्ट बनाएगा बताओ, सॉरी बफर कैसा बफर बनाएगा? अच्छा ये बेसिक बफर बनेगा, बोलता कैसे है, वीक बेस वीक एसिड और ये सॉल्ट, इट विल फॉर्म एसिडिक बफर। एसिडिक बफर के केस में पीएच कैसे निकालता है, पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बताओ, 2/V 3/V। ऐसा नहीं ना कि दिमाग थोड़ा हैंग कर गया हो, उसको रिफ्रेश करो। चलो तीसरा केस है, अगर ये इसका 2 मोल ले लूं, इसका 5 मोल ले लूं, ये तो पूरा खत्म, ये लिमिटिंग रिएजेंट, ये कितना बच जाएगा 3, ये कितना फॉर्म होगा 2, ये 2 से 2। तो अभी देखो ये बचा है और ये फॉर्म हुआ, दिस इज ए वीक बेस और इसका सॉल्ट बेसिक बफर। बेसिक बफर के केस में क्या निकलता है, पीओएच निकलता है। कैसे निकालोगे, पी के बी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस का कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 2/V और 3/V, और फिर फाइनली पीएच निकाल लीजिएगा। चलो तो ये घर में जाकर पढ़ना, अगले क्लास आऊंगा एग्जाम्पल कराऊंगा एक, और उसके बाद इसका लास्ट पार्ट बचता है, दैट वन इज, ये खत्म हो गया चैप्टर्स। क्या बचा है इसमें, हाँ सॉलिडिटी प्रोडक्ट, यही बचा और कुछ नहीं। हाँ दैट इज इंडिकेटर पार्ट, इंडिकेटर फिनैप्थलीन इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर,
ये सब उसमें एक फॉर्मूला आता है, वो भी बताना है। मतलब ये चैप्टर्स अब जल्दी 1, 2, 3 क्लास में खत्म हो जाएगा। कौन वाला? इस चैप्टर्स में ये एक अगला क्लास आएगा, तो अगला क्लास में इंडिकेटर वाला और सॉल्यूटिव प्रोडक्ट भी शुरू हो जाएगा। सॉल्यूटिव प्रोडक्ट में रख लो, एक और क्लास लगेगा। मतलब विदिन 3 क्लास, मतलब ये आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म। फिर उसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा? केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स? नहीं, पहले थर्मोडायनामिक्स पढ़ा देंगे। थर्मोडायनामिक्स पढ़ा देंगे, फिर उसके बाद 12th क्लास, 11th क्लास का पूरा खत्म, फिजिकल केमिस्ट्री खत्म। फिर 12th क्लास का शुरू करूंगा, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशंस, काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पूरा 12th का क्लास भी खत्म। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक में चल जाएंगे। ऑर्गेनिक में इंटर हो गया, बीच बीच में कभी कभी सांस लेने के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीच में इंट्रोड्यूस कर देंगे। क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक मेन चैप्टर बचा हुआ है, कौन सा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसमें टाइम लेगा। फिर उसके बाद तो मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल्स में अच्छा से पढ़ाया हूँ। और पी ब्लॉक में होप करूंगा कि आपको ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि मैं केमिकल बॉन्डिंग में मैं बहुत मेहनत किया हूँ। बहुत सारा चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ केमिकल बॉन्डिंग में। पी ब्लॉक का और जो भी डीएफ ब्लॉक का बहुत सारा पोर्शन कवर है, तो उसमें आपका मेहनत होगा, मेरा कुछ नहीं, मेरा बहुत कम होगा, क्योंकि मैं फॉर्मेलिटी वहाँ पर पूरा करूँगा। चलो आज के लिए इतना ही। Thank you, sir.